नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की उच्च हिमालयी चिकित्सा सेवा का फ्लैग ऑफ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान संजीवनी किट का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 6 सिग्मा द्वारा श्रद्धालुओं को दी जा रही यह स्वास्थ्य सुविधा चारधाम यात्रा के लिए सफल संचालन के सहायक सिद्ध होगी। 6 सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की उच्च हिमालयी चिकित्सा सेवा के तहत आदि कैलाश यात्रा, केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, मध्य महेश्वर यात्रा, तुंगनाथ यात्रा, रुद्रनाथ यात्रा के दौरान कैंप लगाकर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी। संजीवनी किट में ऑक्सीजन, आवश्यक दवाइयां और पोर्टेबल आईसीयू उपकरण शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का 121वां संस्करण सुना। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा देता है। मन की बात से सभी में नया प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन होता है। वहीं इस बार पीएम मोदी ने जम्मू में हुए आतंकी हमले के बाद देश से एकजुट होने की अपील की और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही। सीएम धामी ने अपने सोशल अकाउंट पर लिखते हुए कहा कि पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले पर आतंकियों और उनके आकाओं को स्पष्ट और कठोर चेतावनी दी है। कश्मीर की शांति, विकास और युवाओं के भविष्य को बाधित करने की कायराना कोशिशें नाकाम होगी। आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए देश पूरी तरह एकजुट है। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने
वही प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। वहीं उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूरे देश में इस घटना को लेकर आक्रोश है और आतंकियों को इस हाल में नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जहां जहां से आतंकियों को मदद मिल रही है वहां भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत के नागरिकों के मत को बोला। मुख्य रूप से पहलगाम की जो घटना हुई, उस घटना में उन्होंने भारत के नाम विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी इस प्रकार से जो आतंकवादी गतिविधि के लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। भारत की एकता को, भारत की अखंडता को जिस प्रकार से खासतौर पर कश्मीर की शांतवादियों को जिस प्रकार से पुनः दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत जल्दी ऐसे सभी आतंकवादियों को इसका सबक सिखाया जाएगा और जिस स्थान से उनको ये प्रशय मिल रहा है वह स्थान भी अब ऐसे प्रशय का केंद्र न बने, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है, उसके लिए प्रयास होंगे और भविष्य में कड़ी कार्रवाई होगी। वही 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से शुरू हो गए हैं। वही अभी तक करीब 21 लाख से ज़्यादा लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। आपको बता दें कि 28 अप्रैल से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहे हैं। इसे लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए चार स्थानों पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का काम 28 तारीख से शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो है 28 अप्रैल से हो रहे हैं और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 4 जगह पे होंगे, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और हरबरपुर शामिल हैं। और इसमें हमने जो खासकर विकासनगर, हरबरपुर इसलिए रखा है, हम चाहते हैं यात्रा वामवर्ती भी हो, जो शास्त्रीय है, लेफ्ट हैंडेड यात्रा हो, जिसमें पहले आप यमुनोत्री धाम जाएंगे, फिर गंगोत्री जाएंगे, उसके बाद आप केदारनाथ जाएंगे और फिर बद्रीनाथ जाएंगे। स्टेशन से कैलाश नहीं चल पाएंगे, इसलिए गाड़ी को वहां तक ले जाए। तो हमने 2 उसके तरीके ढूंढे हैं। एक तो ऑल ट्रेन व्हीकल चढ़ जाए, दूसरा यह है कि गाड़ी का ही मार्ग बना दिया जाए। वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड मल्टीपर्पज हॉल में उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या ने 15वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। उत्तराखंड ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 300 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि खेलों को सभी को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए, आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 15th नेशनल चैम्पियनशिप ताइक्वांडो के आज इस शुभारंभ का मुझे करने का अवसर मिला। उसमें हमें उनके संरक्षक के रूप में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और आदरणीय पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के मार्गदर्शन में आज ये मंच साझा किया गया। निश्चित रूप से हमारे पूरे प्रदेश भर से जो बच्चे यहाँ पर आज ताइक्वांडो की कंपटीशन या चैम्पियनशिप के रूप में यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, उनसे एक मिलने का अवसर और जिस प्रकार से स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिस प्रकार से स्पोर्ट्स ने आगे बढ़ना चाहिए, इस प्रकार के इवेंट्स उसको बढ़ावा देने का काम करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं हमारी, चाहे वह छोटी बालिका हो, हमारे बालक हो। ताइक्वांडो अपने आप में हमें एक आत्मरक्षा करने का एक हुनर सिखाता है। ये अपने निजी जीवन में भी उपयोगी है, ये कंपटीशन के रूप में तो और उनको फ़ायदा पहुंचाता है। निश्चित रूप से मैं सभी को बहुत शुभकामना देती हूं कि वे आने वाले समय में नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करें, आने वाले समय में वे इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करें, ताकि अपने इस प्रदेश का, अपने राज्यों का, अपने गांव का और अपने देश का नाम जो है वो रोशन कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इस प्रकार के कंपटीशन चैंपियनशिप्स होती रहनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल मौके मिलेंगे। अभी हाल ही में फरवरी में उत्तराखंड नेशनल गेम का मेज़बान रहा है और उसमें जो हम लोग की भूमिका ऊपर थी अब 7वें नंबर पे आ गई है। इसका मतलब उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, पूरा पहाड़ आगे बढ़ रहा है और ये जो बच्चे जीतेंगे उनको स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक मिलेगा और जो फर्स्ट ट्रॉफी, सेकंड ट्रॉफी मिलेगी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने उत्तराखंड स्पोर्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन ने जर्सी खिलाड़ियों के लिए दी है और टी शर्टें दी हैं। वहीं देहरादून में दून अस्पताल के बाहर बनी अवैध मजार को ध्वस्त कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर
सूबे के सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माना ने कहा कि बीजेपी सरकार ऐसे कदम उठाकर नफरत फैला रही है जो निंदनीय है, या केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। सरकार को जो और उत्तराखंड के हित में काम होने हैं उन पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि मस्जिद और मज़ारों को हटाना चाहिए। देखिए, बीजेपी एक नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रही है, माहौल ख़राब करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार है। मेरा वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से और प्रदेश के मुख्यमंत्री से, चीफ सेक्रेटरी, तीनों से ये प्रश्न है कि वो मज़ार लीगल थी या इलीगल, पहले तो ये बताएं। और वक्फ बोर्ड को ये बताना चाहिए, अगर वो लीगल थी तो उसकी देख रेख, उसका प्रबंधन, उसकी रख रखाव वक्फ बोर्ड क्यों कर रहा था, और इलीगल थी तो क्यों कर रहा था, और इलीगल नहीं थी तो कैसे सरकार ने तोड़ दिया। वक्फ बोर्ड क्या करते रहा, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री, क्या कर रहे हैं चीफ सेक्रेटरी। प्रदेश का माहौल खराब करके एक दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश जो हो रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। वो किसी का भी पूजा स्थल हो, हमारा मंदिर हो, चाहे माइनॉरिटी के लोगों की मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, ये सब भारत की धरोहर है और वहाँ ईश्वर बसता है। इस तरीके की कार्रवाई निश्चित ही निंदनीय और भड़काने वाली है, ये मेरा मानना है। वक्फ बोर्ड को इसमें अपना रुख जो है स्पष्ट करना चाहिए पहले। वही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। 30 अप्रैल से शुरू हो रही यह यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं, जो बसों की तकनीकी जांच और सुरक्षा का प्रमाण है। हल्द्वानी परिवहन विभाग के अनुसार इस बार यात्रा में करीब 1800 बसें यात्रियों को सेवा देंगी। कुमाऊं मंडल से भी 80 से 100 बसें भेजी जाएंगी। परिवहन विभाग ने बस फिटनेस, ड्राइवरों के मेडिकल टेस्ट और सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। ऐसा है, जो चारधाम यात्रा 2025 है वो 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा इस चारधाम यात्रा में जो रोटेशन के माध्यम से लगभग 1800 बसों का संचालन किया जाएगा, उसके संदर्भ में नोडल अधिकारी चारधाम यात्रा जो RTO देहरादून है, उनके द्वारा कुमाऊं के लिए भी बसेस प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है। तो हमारे द्वारा कुमाऊं यूनियन को बता दिया गया है कि 80 से 100 बसेस हम लोग भी यहाँ से भेजेंगे, जिनका कि रोटेशन के माध्यम से नंबर दिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो वहाँ जाएं तो उनको 4 चक्कर मिनिमम मिले, जिससे कि चारधाम यात्रा का फ़ायदा उनको भी हो। इसके अलावा जो भी टेम्पो ट्रैवलर या अन्य वाहन जो चारधाम यात्रा में जाना चाहते हैं, कुमाऊं के हर ऑफिस में ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं। और हल्द्वानी ऑफिस में हमने विशेष व्यवस्था करी हुई है कि कोई भी चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनवाना चाहता है तो ऑफिस आके वहीं उत्तराखंड में जंगलों में आग की घटनाएं लगातार हो रही हैं। FSCI की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे पर्यावरण और वन्य जीवों को खतरा है। सरकार को तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। उत्तराखंड देश में सबसे ज्यादा वनाग्नि की घटनाओं वाला राज्य बताया गया है, लेकिन उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के दिए गए 52% अलर्ट फॉल्स होने का दावा किया। फायर का आंकड़े का ऑथेंटिसिटी का सबसे बड़ी चीज़ है, जिससे FSI से आते हैं। FSI तो कहीं धुआं भी होता है तो अलर्ट्स में आ जाता है। जैसे पिछली बार आपने देखा कि ज़्यादातर जो असली आंकड़े होते हैं, जो वास्तव में आग का होता है, वो मुश्किल 14% 15% फॉरेस्ट क्षेत्र में थे और कुछ प्राइवेट फॉरेस्ट में थे। तो इस समय जो हम लोगों ने एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम इसका शुरू किया है, जिससे हमें बहुत एक्यूरेसी इसमें मिलेगी और उस एक्यूरेसी के कारण जो पारदर्शिता रहेगी आंकड़ों में। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि पशु चाहे आवारा हो, जंगली हो या पालतू हो, सभी को स्नेह, देखभाल और सम्मान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पशुओं की रक्षा केवल पशु चिकित्सकों की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। विकास भवन सभागार में आयोजित विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। हमें न केवल पशु चिकित्सकों के कार्यों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, बल्कि स्वयं भी पशुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। जिलाधिकारी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पशु चिकित्सकों को सम्मानित भी किया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि पशु चिकित्सा दिवस के उपलक्ष्य में जिला भर में विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में रेबीज टीकाकरण,
पशुओं के संतुलित आहार परामर्श सहित अन्य स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क किए गए। वेटरनरी डे के अवसर पर पशुपालन विभाग के बहुत सारे अधिकारियों के साथ हम लोगों ने इंटरेक्शन किया और इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं उनके प्रेजेंटेशंस भी देखे गए। एकेडमिक सेशंस के बाद में उनसे इंटरेक्शन करते हुए मेरे द्वारा ये अपेक्षा की गई जो बेहतर तरीके की रिसर्च और बेहतर तरीके के ग्राउंड पे जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारी स्कीम्स का उसमें सुधार ऐसे। वहीं भीमताल में जगह जगह बनाए अवैध स्टैंड हटाने के लिए सिंचाई, राजस्व विभाग और पुलिस कर्मियों ने अभियान चलाया। टीम ने अवैध बोट स्टैंड संचालकों से बोट स्टैंड में शिफ्ट होने को कहा। जिन नावों का सिंचाई विभाग में पंजीकरण नहीं मिला उन्हें झील से हटाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सिंचाई विभाग के एसडीओ सुमित ने बताया कि झील में बनाए गए अवैध स्टैंड हटाए जा रहे हैं। नाव चालकों को विभाग की ओर से चिन्हित जगहों से नाव संचालन करने से निर्देश दिए। पर्यटन सीजन आने वाला है, उस वजह से यहाँ पे काफ़ी जाम लगता है क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से इस स्टैंड को शिफ्ट किया जा रहा है और साथ साथ जितने भी अवैध बोट चालक हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है और उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। सर कितनी जगह शिफ्टिंग? अभी हमने 7 से 8 जगह चिन्हित की हैं जहाँ पे इनको बराबर बांटा जा रहा है जिससे कि किसी प्रकार की जाम की स्थिति ना आती। वहीं देहरादून में अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना राजपुर पुलिस ने महिला तस्कर सीता देवी को गिरफ्तार किया है। चेकिंग अभियान के दौरान आईटी पार्क के पास से उसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर महिला को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने मामले की जानकारी दी। वहीं ऋषिकेश नगर उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में ललित मोहन मिश्रा को अध्यक्ष और प्रतीक कालिया को महामंत्री पद पर निर्विरोध चुना गया। दोनों ने लगातार दूसरी बार पदभार संभालने पर व्यापारियों का आभार जताया और हितों की लड़ाई लड़ने के संकल्प लिया। चुनाव अधिकारी नरेश अग्रवाल ने बताया कि अन्य प्रत्याशियों के नामांकन पत्र त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उन्हें खारिज कर दिया गया, जिससे मिश्रा और कालिया निर्विरोध विजयी हुए। देहरादून में अवैध प्रतिबंधित मछली पालन को लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। स्थानीय लोगों और पार्षद रोहन चंदेल ने की शिकायत पर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल के साथ नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र के मालिक पर 50,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की और अब तालाबों को मिट्टी से ढकने का भी कार्य किया गया है। इसी बीच देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि यह मछलियां थाई मांगुर प्रजाति की हैं, जिन्हें खाने से कैंसर भी हो सकता है और इन मछलियों को पालना अवैध है। यहाँ पर शहरी क्षेत्र में और अवैध रूप से मछली पालन केंद्र इन्होंने बनाया हुआ था। हमको इसकी जानकारी मिली जब कुछ मछलियाँ हमारे जो वहाँ के स्थानीय हमारे पार्षद हैं रोहन चंदेल, उन्होंने जाके हमें वीडियो दिखाई, फोटोग्राफ्स दिखाए कि वहाँ पे मछली पालन हो रहा है और वो भी अवैध मछली और साथ ही मरी हुई मछलियाँ एक उन्होंने ड्रमों में रखी हुई हैं, न जाने वो बेचने के लिए रखी हैं या क्या करने के लिए रखी हैं और उससे जो बदबू है पूरे क्षेत्र में फैल रही है। तो हमने कल अपनी टीम भेजी थी तो वहाँ 50,000 रुपये का उन्होंने उसको चालान किया और साथ ही हमको पता चला तो उसके बाद हमने उसको पता करवाया तो जो मछलियाँ थी वो दिखवाई तो पता चला कि वो मछलियाँ जो हैं वो प्रतिबंधित हैं और वो थाई मंगूर करके वो प्रजाति है जो कि जिसको खाने वाले को कैंसर तक हो जाता है। तो इस प्रकार की वो मछली यहाँ पे पालन हो रहा है इतने बड़े स्तर पे, 6-7 बड़े बड़े तालाब हैं। हमने वहाँ जाके देखा मौके पर तो क्योंकि वो उसका पानी जो है वो रिस्क के नाले में भी जा रहा है, बीमारी फैलने का खतरा है। आजकल डेंगू का वैसे ही इतना प्रकोप शुरू हो गया है तो उसके साथ साथ हमने कहा कि ये बड़ा मामला है तो जाके आज वहाँ पे देखा तो देखने के बाद हमने वहाँ पे स्थिति देखी कि मछलियाँ मरी पड़ी हैं और तालाबों में भी और फिर हमने उसको क्योंकि हमारे साथ जो मत्स्य विभाग वाले उसके अधिकारी भी हमारे साथ थे तो उन्होंने बताया बड़ा घातक है और ये जो मछलियाँ हैं सारी की सारी मरने वाली हैं क्योंकि इसमें क्या है ये बीमारी जब फैलती है तो सारी मछलियाँ मरती हैं जिसका कि असर हमारे नागरिकों पे भी पड़ सकता है। नाले के द्वारा वो पानी नीचे तक जहाँ तक जाएगा वो बदबू भी फैलेगी, साथ साथ बीमारी होने का खतरा है। तो उसके लिए फिर हमने उसको वहाँ पर आज जेसीबी के माध्यम से उन जो पानी के तालाब हैं उनको ढकने का काम किया। सब में ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हमने डाल दिया है और जो भी हम
कर सकते थे। फिलहाल आज हमने वहाँ कार्रवाई शुरू कर दी है। 2-3 दिन के अंदर इसका जो सारे तालाब हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर पूरे क्षेत्र में बदबू की समस्या आ रही थी। हमें लग रहा था कोई पीछे नाला है चंदन नगर में, तो उसमें कोई जानवर या कुछ प्राणी जो है इस तरीके का कुछ मर गया होगा जिसके कारण ही हुए। तो मैंने जब कर्मचारियों को वहाँ पे मौके पे भेजा तो उन्हें वहाँ पे कुछ मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते जांच पड़ताल करते हुए जब हमने नाला पार करा तो यहाँ पर पीछे काफ़ी बड़ा बगान है चौधरी का। तो चौधरी जी के यहाँ जब हम पहुँचे तो हमने कहा कि वहाँ पर मछली का जो तालाब है वह बने हुए थे और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो है मछलियाँ, जो कि थाई मंगूर के नाम से बहुत फेमस है ये मछली, क्योंकि ये जो है ये FCI के माध्यम से द्वारा जो है ये बैन भी है और इसकी ये प्रतिबंधित मछली है। तो हम देख के बड़े हैरान थे कि किसी बीमारी के कारण ये सब मछलियाँ जब मर गई हैं तो वो तालाब के ऊपर तैर रही थी और इन्होंने वहीं पर नाले के पास गड्ढा कर कर तो कुछ मछलियाँ उसमें दबाने के प्रयास करा, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में जो है बदबू आ गई। और ये देखकर इतना भयावह स्थिति थी वहाँ पर कि मैंने तुरंत माननीय मेयर साहब के संज्ञान में ये मुद्दा डाला और मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी जी के माध्यम से इसमें 50,000 का एक चालान भी करा गया। आज इसका निरीक्षण माननीय मेयर साहब, माननीय राज्य मंत्री हमारे श्याम अग्रवाल जी और कमिश्नर मैडम और नगर निगम की पूरी टीम और साथ में फिशरी डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने साथ में यहाँ पर जो निरीक्षण करा है उसमें पाया गया है कि मछलियाँ जो है किसी बीमारी के कारण मरी हैं और तत्काल प्रभाव से नगर निगम ने इस पे जो है गड्ढे बंद करने के लिए JCB मशीन का लगाकर साथ में इन गड्ढों में ब्लीच गिरवा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।